यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज योर पार्ट 6। आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने स्टेप 2 डिस्कस किया था। उससे पहले हमने स्टेप 1 डिस्कस किया था, ऑब्वियस बात है, राइट। चलिए आज स्टेप 3 डिस्कस करेंगे। अब स्टेप 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सी, जैसे कि मैंने बोला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ओके, सो स्टेप 1 में जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला वो हमें स्टेप 2 में काम आएगा। स्टेप 2 में हमने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाला था वो हमें स्टेप 3 में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए। सो कल हमने ढूंढा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे मैंने लिखा है, मेंशन किया हुआ है, एज पर स्टेप 2। ठीक है, उसका जो भी अमाउंट है, राइट। अब हमें क्या करना है? ऐड और लेस। आप बोलेंगे सर कल वाले में भी ऐड लेस किए थे, स्टेप 1 में भी ऐड लेस किए थे। ठीक है, तो इसमें भैया ये चीजें हमें करनी है, राइट। कुछ चीजें ऐड करनी होगी, कुछ चीजें हमें माइनस करनी होगी, बिकॉज वी वांट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमें वैसे भी मिल गया है। नाउ वी वांट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हमें प्लस क्या करना है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है, दिस इज फॉर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग इस तरीके से याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करना है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको माइनस करना है। करंट एसेट में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो करंट एसेट अगर डिक्रीज होंगे तो प्लस करना है, करंट एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो उसको माइनस करना है। क्लियर? अब इसका लॉजिक समझते हैं कि भाई करंट एसेट अगर लेट से करंट लायबिलिटी पहले लेते हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे उसको प्लस क्यों करना है? ठीक है, मान लीजिए कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, ओके, वो पहले थे 3 लाख रुपए के, राइट। अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो ये इंक्रीज होना चाहिए। मान लो अब हमारे क्रेडिटर्स हो गए 4 लाख रुपए के, मतलब कि 1 लाख रुपए से हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट। इट मींस कि मुझे 1 लाख रुपए की क्रेडिट ज्यादा मिली इस बार। ठीक है, मेरे क्रेडिटर्स पहले मुझे 3 लाख रुपए की क्रेडिट दे रहे थे, अब वही क्रेडिटर मुझे 4 लाख रुपए की क्रेडिट दे रहे हैं, राइट। सो इट मींस कि 1 लाख रुपीज से मेरी क्रेडिट जो है वो इंक्रीज हो गई। सो इससे मुझे क्या फायदा है कि मेरा कैश फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। मुझे तो फायदा हो रहा है, मुझे 1 लाख रुपए कम देने हैं अभी क्रेडिटर को। सो इट रिजल्ट्स इनटू सेविंग ऑफ माय कैश फ्लो। क्लियर? सो इससे मेरा कैश फ्लो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको प्लस करते हैं। क्लियर गाइस? क्या हो रहा है कि जो 1 लाख रुपए आपके बच रहे हैं, ठीक है, इससे आपका कैश फ्लो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि वो तो 1 लाख अब आपको नहीं देने हैं, अभी फिलहाल नहीं देने हैं। इसलिए आपको क्या करना है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस करना है। अब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं कि आपके क्रेडिटर्स थे 4 लाख रुपीस के, और अब वो क्रेडिटर्स हो गए 3 लाख रुपीस। तो अब आपकी क्रेडिट क्या हो गई? कम हो गई 1 लाख रुपए से, मतलब कि आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए से अगर क्रेडिट कम हो रही है, इट मींस कि आपका कैश आउटफ्लो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए आपको पे करने हैं, राइट। अभी तक आपको 4 लाख रुपए की क्रेडिट मिल रही थी, अब सिर्फ 3 लाख रुपए की क्रेडिट मिल रही है, तो 1 लाख रुपए आपको उसको पे तो करने पड़ेंगे। सो दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इसलिए उसे क्या करना है? माइनस करना है। नाउ लेट अस टेक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या होगा? चलिए पहले इसे कर देते हैं। मान लो करंट एसेट में आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। करंट एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक लेट से 40,000 था, अब स्टॉक हो गया 30,000, मतलब कि डिक्रीज हुआ। अब स्टॉक डिक्रीज होता है, ठीक है, तब हम लोग क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि इसमें मेरा जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा था वो अब कम हो रहा है। पहले मुझे 40,000 ब्लॉक करना पड़ता था, ठीक है, अब मुझे सिर्फ 30,000 का स्टॉक लेना है। तो मेरी तो 10,000 से इन्वेंट्री क्या हो रही है? कम हो रही है, और मेरे तो पैसे बच रहे 10,000 रुपीज से। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स इज एडेड, ठीक है, क्योंकि इससे आपका कैश फ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यही एग्जांपल हम लोग रिवर्स करेंगे, ठीक है। पहले मेरे पास स्टॉक था 40,000,
अब ये स्टॉक हो गया 50,000 रुपीज का, ठीक है। मतलब कि अब आपका स्टॉक में जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 40,000 था, 50,000, तो 10,000 रुपीज से आप लोग इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसके कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा, आपका कैश फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे 10,000 रुपए ज्यादा साइड पे निकालने होंगे। सो दिस रिजल्ट्स इन लेस, ठीक है। तो अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद दिस स्टेप 3, ठीक है। तो आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला स्टेप 2 में, उसमें ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, माइनस यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। तो जो भी आपको बैलेंस आंसर मिलेगा दैट इज योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, करंट लायबिलिटी से याद रखना, ये करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, करंट एसेट में उल्टा कर देना है, ठीक है। डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे और इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। स्टेप 4 क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वाला हमने स्टेप 1 में देखा था, जिसमें हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड, क्रेडिटेड, ठीक है, इसको प्लस और माइनस कर चुके हैं, राइट। लेकिन वो हमने क्या किया था कि वो उसकी इफेक्ट को हमने नलीफाई किया था, राइट, ठीक है। लेकिन इन स्टेप 5 विल डिस्कस कि वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हमें वापस प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले स्टेप 4 देखते हैं क्या चाहिए हमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो अगेन मुझे स्टेप 3 में जो मुझे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मिला था वो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एज पर स्टेप 3, ठीक है। वो जो अमाउंट आपने डिराइव किया वो आपको यहाँ पे यूज करना है। और ये बहुत छोटा स्टेप है एंड इट इज वेरी सिंपल। आपको माइनस क्या करना है, इनकम टैक्स पेड। क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स पेड, लेकिन नेट ऑफ रिफंड। काफी बार एग्जांपल में आपको ये बोला होगा कि जैसे कि आपने यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आईटी पेड दैट इज योर इनकम टैक्स पेड। मान लो आपने 20,000 रुपीज इनकम टैक्स पे किया, ठीक है, लेकिन उसी साल में आपको आईटी का रिफंड मिला था, इनकम टैक्स की ओर से आपको लास्ट ईयर का आईटी का रिफंड मिला था, लेट से 4,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पेड जो है वो कितना अमाउंट लेना है, 20,000 माइनस 4,000 दैट विल बी रुपीज 16,000। सो इट इज नोन एज नेट ऑफ रिफंड। हमेशा जब वर्ड नेट आता है तो याद रखना कि नेट मतलब कि कुछ माइनस किया है, ठीक है। नेट मतलब कि हमने कुछ अमाउंट तो उसमें से माइनस किया ही होगा, इसलिए इनकम टैक्स पेड उसमें से जो भी आपको रिफंड मिला है, राइट, इसका इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में दिया होगा तो ही आपको माइनस करना है, वरना नहीं करना है। सो माइनस करने के बाद आपका अमाउंट कितना रहा है 16,000, तो यहाँ पे आपको 16,000 लेना है। और जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है गाइस, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। लास्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको लगे हाँ सर लास्ट स्टेप आ गया है ना। सो फाइनली हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बाकी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वाले स्टेप्स जैसे कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग काफी इजी है और इसमें इतने सारे स्टेप्स भी आपको नहीं करने हैं। एक जस्ट फ्लो चार्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है, वही आपको याद करना है। इससे आपको पूरा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्लियर हो जाएगा। सो टेंशन नहीं लेना है। चलिए लास्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब अगेन आपको पता ही है, अब स्टेप 4 वाला मुझे यूज करना पड़ेगा अमाउंट कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया था वो आइटम लेना है। बहुत ही सिंपल है, ऐड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, गेन वाली जो आइटम्स है, ठीक है। अब इसमें आपको रिवर्स इफेक्ट नहीं देना है, सही वाला इफेक्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल मान दो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो ये क्या करना है आपको, इसके तो पैसे मिले होंगे, सो दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम व्हिच इज अ गेन, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा।
मान लो अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर और लेट्स से कि कोई बाय थेफ्ट, ठीक है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, ये बहुत ही सिंपल है। तो ऐड वाली आइटम्स को प्लस कर दो, माइनस कर दो, जो बैलेंस अमाउंट निकलेगा दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब कि लेट्स से कि अगर आपको ये आंसर, आपका जो फाइनल आंसर है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस और माइनस करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर ये आंसर आपका जो फाइनल आंसर है ये नेगेटिव आता है तो आप लोग क्या लिखोगे, कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये नेगेटिव आंसर है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है टाइम पास करने के लिए। सो कैश फ्लो फ्रॉम, इट मींस यू हैव अ पॉजिटिव आंसर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। Cash flow used, it means you have a negative answer at the end of the cash flow statement. I hope guys you are clear with all the 5 steps of the cash flow from operating activities. प्लीज जाइए और आगे के वीडियोस देख लीजिए, सारे स्टेप्स इंटरकनेक्टेड है इसलिए कोई भी वीडियो आप लोग मिस नहीं कर सकते। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।